दोस्तों, पैसे को सही तरीके से हैंडल करने की कला आपके स्मार्टनेस पर नहीं बल्कि पैसे को लेकर आपके बिहेवियर पर डिपेंड करता है। कभी कभी एक जीनियस भी पैसे को गवा देता है, वहीं कभी कभी एक ऑर्डिनरी इंसान भी पैसे से वेल्दी बन सकता है। पैसा कमाना और उसे बचाना एक कला है। अक्सर हमने देखा है पैसे को लेकर लोगों के अंदर गलत अवधारणा रहती है। जब उनके पास ज्यादा पैसा रहता है तो पैसे के प्रति उनकी खराब बिहेवियर के कारण वह उसे गवा देते हैं। वैसे तो अमीर बनने के अनेक रास्ते हैं, लेकिन अपनी अमीरी को बरकरार रखने के लिए एक ही उपाय है कि हमें पैसे की वैल्यू को समझना चाहिए। इसलिए आज हम बात करने वाले हैं ऐसी ही किताब के बारे में जिसका नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, जिसे मॉर्गन हाउसल ने लिखा है। यह बुक हमें केवल साइकोलॉजी ऑफ मनी को नहीं बताती बल्कि हमें और भी कई लेसन सिखाती है। तो चलिए देखते हैं द साइकोलॉजी ऑफ मनी। नंबर 1, डोंट वेस्ट मनी। ऑथर अपनी बुक में लिखते हैं, जब मैं होटल में काम किया करता था तो उन दिनों हमारे होटल में एक टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव आया करता था जिसने अपनी यंग एज में बहुत सारा पैसा और कंपनियां बना ली थी, लेकिन वह पैसों की कदर नहीं करता था। पैसे के प्रति उसका बिहेवियर बहुत ही स्टूपिड था। वह हर समय अपने पास नोटों की गड्डियां लेकर घूमता और शराब के नशे में हमेशा धुत रहता था और अपने अमीर होने का दिखावा करता था। ऑथर आगे कहते हैं कि एक दिन उस इंसान ने कुछ ऐसा किया जिसके बारे में जानकर आप चौंक जाओगे। दरअसल वह इंसान अपने दोस्तों को एक नोटों की गड्डियां देकर कहता है कि इसे सोने के सिक्के में कन्वर्ट करा के लाओ। फिर वह अपने दोस्तों के साथ समुद्र के पास जाता है और वहाँ एक गेम खेलता है जिसमें जो गोल्ड कॉइन को ज्यादा दूर फेंकेगा वही जीत जाएगा। पैसे के साथ उसका यह व्यवहार उसे जल्द ही बैंकरप्ट बना देता है। इस कहानी के साथ ऑथर एक और इंसान की कहानी बताते हैं जिसका नाम रोनाल्ड जेम्स था। वह एक साधारण अमेरिका के गांव से बिलोंग करने वाला एक सफाई कर्मचारी था। वह साधारण आदमी जब 92 साल की उम्र में मरा तो देश विदेशों के अखबारों में उसकी चर्चा हुई। चर्चा इसलिए हुई क्योंकि मरने के समय उसकी नेटवर्थ 58 करोड़ थी, जिसमें से 15 करोड़ अपने सौतेले बच्चों को और वहीं 43 करोड़ चैरिटी में दे दिए। अब एक साधारण अमेरिका के गांव से बिलोंग करने वाले सफाई कर्मचारी के पास इतना पैसा कहां से आया? जब इसका पता लगाया गया तो पता चला कि उसकी कोई लॉटरी नहीं लगी थी। वह तो साधारण जीवन जीता था। जितने पैसे बचा सकता था उसे ब्लू चिप कंपनी के स्टॉक में लगाकर भूल जाता था। फिर कई दशकों के बाद कंपाउंडिंग के पावर ने उसकी छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट को इतना बड़ा नेटवर्थ बना दिया। ऑथर टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव और सफाई कर्मचारी को कंपेयर करते हुए बताते हैं कि कैसे जीवन में बहुत सारा पैसा कमाना फिर उसे बनाए रखने के लिए किसी टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है। आप पैसे के साथ कैसा बिहेव करते हैं इसकी जरूरत है। पैसा कमाने की कला एक सॉफ्ट स्किल है। कोई भी इंसान सीखकर फाइनेंशियल सक्सेस पा सकता है। एक टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव जीनियस होने के बावजूद भी बैंकरप्ट हो जाता है। दूसरा एक सफाई कर्मचारी ज्यादा पढ़ा लिखा ना होने के बावजूद भी करोड़पति बन जाता है। नंबर 2, नो वन इज क्रेजी। ऑथर कहते हैं कि बहुत से लोग अपने पैसों के साथ मूर्खतापूर्ण व्यवहार करते हैं। हालांकि वे लोग मूर्ख नहीं हैं। असल में आज की जनता मूवीज, वीडियो गेम्स, म्यूजिक, स्पोर्टिंग इवेंट्स और बुक के कंबाइंड अमाउंट से ज्यादा लॉटरी टिकट खरीदने में खर्च करते हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि ज्यादातर लॉटरी टिकट कौन खरीदता है? ना अमीर, ना मिडिल क्लास, बस गरीब लोग। वह गरीब लोग जो इतने गरीब हैं जिन्हें अगर इमरजेंसी हो जाए तो 30 से 35 हजार अरेंज नहीं कर सकते। ऐसे गरीब लोग वहाँ पर सालाना 30 से 35 हजार रुपए की लॉटरी टिकट खरीद लेते हैं। क्या ऐसे लोगों का लॉटरी टिकट खरीदने का कोई सेंस बनता है? ऐसे लोगों को उन पैसों को इमरजेंसी नीड के लिए बचाकर रखना चाहिए। उन लोगों का कहना है कि पैसे सेविंग करना हम लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम जितना कमाते हैं उससे कहीं ज्यादा रुपए खर्च हो जाते हैं। हमारे पास सेविंग की पॉसिबिलिटी ही नहीं है। ऐसे में बड़ी गाड़ियां और बड़े घरों के बारे में सोचना, बड़े स्कूलों में अपने बच्चों का एडमिशन कराना, ये सब हमारे पहुंच से बाहर है। इन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए हम लॉटरी टिकट खरीदते हैं। ऑथर इस कहानी के जरिए यह संदेश देना चाहते हैं कि चाहे व्यक्ति गरीब हो या मिडिल क्लास से बिलोंग करता हो या बहुत अमीर हो, वह अपने फाइनेंशियल से रिलेटेड फैसले एनालाइज करके नहीं लेता, बल्कि वह अपने फैसले परिस्थितियों और भावनाओं से प्रभावित होकर लेता है। ऐसा हो सकता है कि जो फैसले मैं लूं वो आपको मूर्खतापूर्ण लगे, या यह भी हो सकता है कि जो फैसले आप लें वो मुझे मूर्खतापूर्ण लगे। लेकिन हमारी फाइनेंशियल सक्सेस या ग्रोथ इस बात पर डिपेंड करती है कि हम परिस्थितियों और भावनाओं के ऊपर नियंत्रण रखते हुए अपने पैसों को किस तरह से मैनेज करते हैं। नंबर 3, लक एंड रिस्क। लक एंड रिस्क के बारे में ऑथर का कहना है कि लक एंड रिस्क भाई भाई हैं। ये दोनों वास्तविकता के प्रमाण हैं। जीवन में हर नतीजा व्यक्तिगत प्रयासों और लक पर निर्भर करता है।
जिससे रिस्क भी जुड़ा होता है। ऑथर अपनी बुक में लिखते हैं कि 1968 में जब बिल गेट्स एक स्कूल में पढ़ने जाते थे तो उस समय पूरे वर्ल्ड में 30 करोड़ उनके जैसे स्टूडेंट हाई स्कूल में पढ़ा करते थे। वह जिस लेक साइड स्कूल में पढ़ने जाते थे वह फाइनेंशियली काफी मजबूत था। उनके पास बच्चों को सिखाने के लिए कंप्यूटर भी था। बिल गेट्स उस दौर के एक लकी स्टूडेंट थे जिन्हें कंप्यूटर सीखने का मौका मिला। ऑन रिकॉर्ड बिल गेट्स ने एक इवेंट में यह बात कही थी, अगर लेक साइड स्कूल नहीं होता तो शायद मेरी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट भी नहीं होती। इस प्रकार से बिल गेट्स के सक्सेस होने के पीछे बहुत सारे फैक्टर थे, लेकिन उसी में से एक लक था। बिल गेट्स अपने स्कूली दोस्त कैंट के बारे में कहते हैं, अगर कैंट ने मेरे साथ ही स्कूल छोड़ दिया होता तो वह आज मेरी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर होते, लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और माउंट क्लाइंबिंग के दौरान उनकी मौत हो गई। उन्होंने उस रिस्क का सामना किया जो लाखों में से कोई एक व्यक्ति करता है, क्योंकि माउंट क्लाइंबिंग करने लाखों लोग जाते हैं लेकिन उनमें से मरता कोई एक ही है। ऑथर लक और रिस्क का कॉन्सेप्ट इस एग्जाम्पल से समझाते हैं कि बिल गेट्स और कैंट बिल्कुल एक जैसी कैपेबिलिटीज रखते थे। जहाँ बिल गेट्स लाखों लोगों में से एक बने जिन्होंने हद से ज्यादा सफलता प्राप्त की, जिसे लक भी कहा जा सकता है, और वहीं कैंट लाखों लोगों में से वह इंसान बने जिन्हें लक का बिल्कुल ऑपोजिट रिस्क को फेस करना पड़ा। जहां शुरुआत एक साथ हुई थी वहीं लक और इसके कारण डायरेक्शन और फाइनल आउटकम बिल्कुल ऑपोजिट हो गया। यह कहानी का मतलब यह नहीं कि बिल गेट्स की अपार सफलता के पीछे सिर्फ किस्मत थी। किस्मत के अलावा और भी बहुत फैक्टर हैं, लेकिन यह कहना उचित होगा कि आपके एफर्ट के अलावा बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि आउटकम क्या होगा, जो आपके कंट्रोल में नहीं होता। आपको सिर्फ इस बात पर विश्वास करना है कि अगर फाइनेंशियली आप बहुत सफल हो जाओ तो यह मत मान बैठो कि आपने जो डिसीजन लिए हैं वो सब सही हैं, तभी आप सफल हुए, और यह भी मत मानो जो आपने डिसीजन लिए वह सब गलत थे इसलिए आप असफल हुए। सफल होने पर भी सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस को पीछे छोड़कर आगे बढ़ते चलो जब तक सभी फैक्टर आपके फेवर में आकर आपको सफलता न दिला दें। नंबर 4, नेवर इनफ। मनी से रिलेटेड तीसरी सॉफ्ट स्किल को बताने के लिए ऑथर रजत गुप्ता का एग्जाम्पल देते हैं, जिनका जन्म कोलकाता में हुआ था, जो एक अनाथ थे। ऐसे सर्कमस्टांसेस में रहने के बावजूद 40 साल की उम्र में रजत गुप्ता दुनिया के सबसे प्रेस्टीजियस कंसल्टिंग फर्म मैकेंजी के सीईओ बने। वे इसके अलावा भी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर रोल में रहे। साल 2008 में उनकी नेटवर्थ करीब $100 मिलियन थी। इन्होंने इतना पैसा इकट्ठा कर लिया था कि अगर इतने पैसे को बैंक में रखकर उसकी इंटरेस्ट इनकम भी आए तो 50,000 प्रति घंटे बिना कुछ काम किए कमाए जा सकते हैं, वो भी 24 घंटे हर रोज। लेकिन यह भी उनके लिए काफी नहीं था। वह करोड़पति से अरबपति बनना चाहते थे। उस समय वो गोल्डमैन स्कैच, जो दुनिया की बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी है, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल हुए। अपने अरबपति बनने के डेस्परेशन में इतनी बड़ी वेल्थ होने के बावजूद भी उन्हें सेटिस्फेक्शन ना होने के कारण ऐसा काम किया जिसने उनकी इतने सालों की रेपुटेशन को मिट्टी में मिला दिया। उन्हें इनसाइडर ट्रेडिंग के गुनाह में दोषी पाया गया। दोषी करार होने के बाद उन्हें जेल जाना पड़ा। इनसाइडर ट्रेडिंग जिसका मतलब था ऐसी इंफॉर्मेशन जो उन्हें बोर्ड मीटिंग में मिलती थी जो कॉन्फिडेंशियल होती थी, उसे उन्होंने अपने फाइनेंशियल गेन के लिए बेचा। ऑथर रजत गुप्ता के एग्जाम्पल के साथ बताते हैं कि ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ यह प्रॉब्लम होती है। एक फाइनेंशियल गोल को अचीव करने के बाद वह दूसरा फाइनेंशियल गोल को अचीव करना चाहते हैं। लखपति से करोड़पति और फिर अरबपति बनना चाहते हैं। कुछ भी उनके लिए इनफ नहीं होता। यह इनफ सब बहुत मायने रखता है। यह बताता है कि इंसान को फाइनेंशियली एक गोल बनाना चाहिए जिसमें आपकी सारी नीड पूरी हो सके। इसके बाद सब लालच है जो आपका पीस ऑफ माइंड खराब करता है। तो सबसे जरूरी फाइनेंशियल स्किल है कि आप इनफ की डेफिनेशन जरूर बनाएं, उसके बाद तक रुक जाएं। पैसे से ज्यादा अपने परिवार और अपनी सुख शांति को ज्यादा महत्व दें। इन सभी के अलावा दूसरे व्यक्ति के फाइनेंशियल ग्रोथ से अपनी ग्रोथ की तुलना नहीं करनी चाहिए कि जैसे मेरे दोस्त के पास रेंज रोवर है, ऑडी है, तो मेरे पास भी होनी चाहिए। ऐसी सोच को अपने दिमाग से निकाल देना ही ठीक है। नंबर 5, मनी कंपाउंडिंग। वॉरेन बफेट ने इतना मैसिव वेल्थ कैसे बनाया? उसके ऊपर लगभग 2000 किताबें लिखी जा चुकी हैं। अगर उन सब किताबों की समरी देखें तो एक लाइन में कंक्लूड किया जा सकता है। वह लाइन है, दिस गाय हैज बीन इन्वेस्टिंग कंसिस्टेंटली फॉर 3/4 ऑफ सेंचुरी। वॉरेन बफेट जब बच्चे थे तभी से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते थे। आज के समय में उनकी नेटवर्थ $86.5 बिलियन है। इसमें से उन्होंने $81.5 बिलियन रिटायरमेंट यानी 60 साल की उम्र में इकट्ठा की है। इसमें कोई संदेह नहीं है, आज के समय में वॉरेन बफेट अद्भुत इन्वेस्टर हैं। लेकिन उनके जीवन से यह सीखने को मिलता है कि पैसा बनाने के लिए कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करते रहना चाहिए। यहाँ एक नॉर्मल इंसान 20 साल की उम्र में पढ़ाई करता है, वहीं वॉरेन बफेट उस समय $9.3 मिलियन
डॉलर के मालिक थे। इस उदाहरण को देखकर यह कहा जा सकता है कि वॉरेन बफेट के कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा रीजन छोटी उम्र से ही इन्वेस्टमेंट करना, जिसे उन्होंने रिटायरमेंट की एज तक कंटिन्यू चालू रखा। नंबर 6, गेटिंग रिच वर्सेस स्टेइंग रिच। ऑथर कहते हैं कि अमीर बनना एक बार के लिए फिर भी आसान है, लेकिन हमेशा अमीर बने रहना इतना आसान नहीं है। शायद यही कारण है कि ज्यादातर बिजनेस स्टार्ट होने के कुछ साल बाद ही फेल हो जाते हैं। बहुत सारी सेलिब्रिटीज के एग्जाम्पल हैं जिन्होंने एक बहुत अच्छा फाइनेंशियल स्टेटस अचीव करने के बाद भी ब्रोक हो गए। बिजनेस, करियर, इन्वेस्टिंग सब में सफलता पाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है लंबे समय तक सर्वाइव करना। यह फाइनेंशियल स्किल भी वॉरेन बफेट के एग्जाम्पल से समझी जा सकती है। वॉरेन बफेट के साथ साथ उनके जैसे और भी बहुत सारे इन्वेस्टर रहे होंगे, फिर भी वॉरेन बफेट जैसी नेटवर्थ और किसी की क्यों नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने एक लंबे समय तक सरवाइव किया, अपनी वेल्थ को धीरे धीरे करके बढ़ाया, इसे कम नहीं होने दिया। उन्होंने अपने 75 साल के इन्वेस्टिंग पीरियड में 14 रिसेशन देखे, लेकिन वह पैनिक नहीं हुए, अपने आप को बर्नआउट नहीं होने दिया, चाहे उसके लिए उन्हें कितनी ही लुक्रेटिव डील छोड़नी पड़ी। रजत गुप्ता की तरह अपनी रेपुटेशन कभी स्टेक पर नहीं लगाई। उनकी जो सबसे बड़ी बिजनेस स्ट्रेटेजी रही वह उनका अपना और अपनी वेल्थ का सर्वाइवल ही था। बस इसी सर्वाइवल ने ही उन्हें वह समय दिया जो दूसरे लोगों को नहीं मिलता। उसी समय ने अपना जादू दिखाया।